हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक आप देख रहे होंगे, बहुत इजी है, आपने पहले पढ़ रखा है, दैट इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बच्चों, आपने ये छोटी क्लास में पढ़ रखा है, जे थॉमसन के मॉडल की वीडियो आ चुकी है। नाउ वी आर कवरिंग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। मेरा पर्पस ये होगा बच्चों इस वीडियो में कि जो आपको चीज़ें पता है उसको और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करना और उसके ऊपर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जो शायद आपको ना पता हो क्या सारी चीज़ें हैं। ओके, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है, इस एक्सपेरिमेंट को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब ने किया, उससे पहले हमें थॉमसन मॉडल मालूम था। तो कभी भी जब किसी नेक्स्ट मॉडल पे, किसी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे काम किया जाता है तो हम पुराने एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट को बेस मान के चलते हैं, या हम उसको या तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ करना चाहते हैं या उसको गलत प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम तक हमें वो इन्फॉर्मेशन पता होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि ये रिज़ल्ट आ सकता है। अगर उससे बिल्कुल ही डिफरेंट रिज़ल्ट आता है तो आप बोलते हो कि इसने कुछ नया प्रूव करा इस एक्सपेरिमेंट में। देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या सारी चीज़ें बताई। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करूंगा तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसको अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो क्वेश्चन आता है, अभी तक हमने खाली यही पढ़ा है कि एक सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होता है, एंड तो क्वेश्चन है कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, वो सोर्स कौन सा था बच्चों। तो ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एज अ सोर्स रेडॉन को लिया था। क्वेश्चन है रेडॉन को क्यों लिया था? तो रेडॉन का लेने का एक रीज़न ये था कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी रेडियो एक्टिविटी या अनस्टेबिलिटी आप बोल सकते हो यूरेनियम जैसे एलिमेंट से भी मिलियंस टाइम ज़्यादा है। ओके, 1 मिलियन टाइम ज़्यादा मोर रिएक्टिव देन यूरेनियम है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है बच्चों आपको कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो बच्चों ये एक सेपरेट टॉपिक है जिस पे मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए ये मान के चलो कि जब एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, हर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो बहुत सारे प्लस चार्ज को एक छोटे एरिया न्यूक्लियस में रहना पड़ता है, और उसके चक्कर में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसकी वजह से आपका एलिमेंट अनस्टेबल हो जाता है। वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के रेडिएशन एमिट करता है। कुछ ये सारी चीज़ें हैं रेडियो एक्टिविटी के अंदर आती है, तो उसको सेपरेट टॉपिक में कवर करते हैं। फिलहाल मान के चलते हैं रेडियो एक्टिविटी का मतलब अनस्टेबल सब्सटेंस एंड अनस्टेबल एलिमेंट है जिसके अंदर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिट हो सकते हैं। अच्छा, किस टाइप की रेडिएशन? तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डिफरेंट टाइप के रेडिएशन हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल से क्यों लिया, और व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल? तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा पार्टिकल इज़ हीलियम का न्यूक्लियस। अभी हीलियम क्या होता है? हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक नंबर 2 हो गया, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। लेकिन मैं हीलियम नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ हीलियम का न्यूक्लियस बचाए रखने के लिए आपको उसको आयनाइज करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा देना है हीलियम के। तो बच क्या गया? He2+। तो बच्चों ये तो आपका हो गया अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, ये आपका अल्फ़ा पार्टिकल हो गया। चलो क्लियर हो गया कि उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करा, सोर्स रेडॉन लिया, रेडॉन से क्या निकल रहा था? अल्फ़ा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि रेडॉन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यूरेनियम जैसे एलिमेंट से भी 1 मिलियन टाइम ज़्यादा। देन उनके पास लेड प्लेट था। लेड प्लेट बेसिकली गाइड करने के लिए यूज़ किया उन्होंने। देन ये जो मैंने बना रखा है, दिस इज़ नथिंग बट हमारे एक्सपेरिमेंट का मेन चीज़, दैट इज़ गोल्ड फॉयल। ओके, जो इन्होंने गोल्ड फॉयल लिया वो 100 नैनोमीटर के रेंज का है। बच्चों अगर आपको नैनोमीटर समझ आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ 10⁻⁹ मीटर की रेंज होती है नैनोमीटर की। अब कई बार क्या होता है कि हम बोल देते हैं नैनोमीटर, बट बच्चा विजुअलाइज ही नहीं कर पाता कि 1 नैनोमीटर कितना छोटा हो सकता है। मैं बता दूं बच्चों कि ये 100 नैनोमीटर इसकी विड्थ है। विड्थ का मतलब ये नहीं कि मतलब आप लेंथ की बात कर रहे हो, चौड़ाई की बात कर रहे हो। दैट मीन्स अगर आपके पास एक पेज है ना, कॉपी का पेज है, तो आप सामने से लेंथ नहीं, वो जो पेज जो पलट रहे हो ना उसकी विड्थ कितनी है उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, दैट वाज 100 नैनोमीटर। तो आप ये बोल सकते हो कि ये लगभग 1000 एटम्स की विड्थ थी। मतलब एक एटम के आगे एटम लगाता जाऊँ तो 1000 एटम को एक लाइन से लगा दूँ तो कितनी विड्थ होगी? लगभग उतनी विड्थ थी 100 नैनोमीटर।
अगर ये भी आपको विजुअलाइज नहीं हो पा रहा तो जस्ट मैं आपको बताऊं, जो आपका बाल होता है, हेयर होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो 60,000 नैनोमीटर होता है। 60,000 नैनोमीटर बाल की लेंथ, बाल की विड्थ होती है, आपके हेयर की विड्थ होती है, और ये खाली 100 नैनोमीटर मोटा है। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर वो फॉइल जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया वो आपको ऐसे करके दिखाया जाए ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा फॉइल हाथ में है कि नहीं, इतना पतला था। क्वेश्चन था कि गोल्ड ही क्यों लिया। आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है गोल्ड बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है, बहुत ज़्यादा मैलिएबल का मतलब उसको पीट के जितना पतला करना चाहो पतला कर लो, पन्नी बन जाएगी उसकी, लेकिन वो टूटेगा नहीं, है ना। तो दैट मीन्स मैलिएबल था, इसलिए आपने ये सारी चीज़ें ली। अब आते हैं, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। तो जब कोई एक्सपेरिमेंट होती है बच्चों तो 3 चीज़ें होती है। आप कुछ ऑब्जर्व करोगे, आप कुछ कंक्लूड करोगे, और आप कुछ अपना फाइनली प्रपोज करोगे अपने मॉडल को। ओके, तो सबसे पहली चीज़ें देखते हैं कि ऑब्जर्व क्या क्या करी। आप ये चीज़ नोट कर लो बच्चों। ओके, वीडियो पॉज करके एंड देन रिज्यूम करके मैं इस वाले डायग्राम को, जिससे आप ज़्यादा फैमिलियर है, इसको मैं बड़ा बनाता हूँ एंड देन हम देखते हैं क्या है। तो बच्चों देखो, सपोज करो कि वो जो फॉइल है ये हमें अभी पता है कि न्यूक्लियस से मैं बना रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, इसके चारों तरफ क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। दैट मीन्स आपको जैसे स्ट्राइक करेगा वो लिट अप हो जाएगा। तो गई, ये अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में। पहले मैं बना देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या है। ठीक है, तो ये आपके ये क्या है, एटम ऑफ गोल्ड, AU, और ये आपका पूरा क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। और ये स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो वो जलता था। पता चलता था कि अगर यहाँ से मैंने छोड़ा है तो सामने गिरा, मतलब नो डिफ्लेक्शन। कहीं ऊपर नीचे गया तो दैट मीन्स डिफ्लेक्शन हुआ। कितना ज़्यादा कम हुआ, वो कितना ज़्यादा ऊपर नीचे उसके आसपास से हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं पता कर लूँगा ना। क्वेश्चन क्या था कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि कुछ पहले के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ अजम्पशन होती कि ऐसा होना चाहिए। अगर आपको थॉमसन मॉडल याद हो, जिसकी वीडियो पहले आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियो की लिंक डाल दूंगा इस चैप्टर के, तो वहाँ पे थॉमसन ने ये बताया था, जे थॉमसन ने, कि जो पूरा का पूरा एटम होता है उसमें जो मास होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उनका कहना था कि अगर ये एटम है तो इस पर पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहीं पे भी मास कम ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं होता, कंसनट्रेटेड कहीं पे मास हो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अजम्पशन ये थी कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगर एक जगह कंसनट्रेटेड होती तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता, है ना, तो कहीं डिफ्लेक्शन होगा थोड़ा बहुत। बट जब ऑब्जर्वेशंस देखी गई तो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। ओके, अब ऐसा क्या सरप्राइजिंग देख लिया रदरफोर्ड साहब ने, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी। इस चीज़ को नोट करना बच्चों। अब हम ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं। अगर ये अब हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये बना लिया, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास लिखने की जगह बचे। अब देखो क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है। आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा, और क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ तो आपको विजुअलाइज भी जल्दी हो जाता है, याद हो जाता है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो अल्फा पार्टिकल था ना, वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गई, है ना, ठीक है। दैट मीन्स उसमें जहाँ से आपने किया उसको प्रोजेक्ट, उसी के सामने बिल्कुल फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे उसकी चिंगारी दिख गई, उसकी स्ट्राइक जो टकराती है वो पता चल गया। दैट मीन्स जीरो डिफ्लेक्शन। तो पहली चीज़ तो ये पता चली कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा सीधा चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देन ये पता चला कि कुछ पार्टिकल, few particles were deflected by small angle, ठीक है, स्मॉल एंगल।
बहुत सारे मेजॉरिटी 80% से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के चलेगा, और कुछ जो पार्टिकल थे, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, वो बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बहुत छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जैसी एक्सपेक्टेशन थी। बट उन्होंने ये देखा कि लगभग हर 20,000 में से जो एक पार्टिकल था, जो अल्फा पार्टिकल था, वो अपने पाथ पे 180 डिग्री रिवर्ट मार के आ जाता था। मतलब ऐसे गया और टकरा के ऐसे ही आ गया, पीछे कहीं पे भी स्ट्राइक नहीं हुआ। अब ये इस चीज़ ने बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ। तो अगर मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करूँ तो ऑब्जर्वेशन में सिंपली जो नोटिस करा गया, हमने उस चीज़ को नोटिस कर लिया। कंक्लूड क्या हुआ वो अभी देखते हैं, लेकिन आई होप कि आपको समझ आएगा कि क्या है ये। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि मैक्सिमम, सिंपल है, मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड, कुछ थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन, और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल अपने पाथ पे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो गए। अच्छा, अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो कंक्लूजन क्या होगा? देखो, हमेशा कंक्लूजन किसके बेसिस पे निकालोगे आप? ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन क्या है? ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गए तो सबसे पहली चीज़ इससे मैं क्या मान के चलूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ क्या बच्चों? एम्प्टी। अभी कुछ डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा तो एम्प्टी होगा, हाँ या ना? देन सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑब्जर्वेशंस क्या थी बच्चों? सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। अभी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए तो इसका क्या कंक्लूजन निकालूं मैं? ध्यान से सुनो, क्या कंक्लूजन होगा। आप प्रोजेक्ट किस चीज़ को कर रहे हो? आप प्रोजेक्ट करते हो अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल खुद में एक हैवी पार्टिकल है क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन है उसके अंदर। ठीक है, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कर रही है, अट्रैक्ट नहीं कर रही बच्चों, डिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। सिंपल, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कर रही है तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये माना गया। और अगर अल्फा पार्टिकल जैसे दो प्रोटॉन को डिफ्लेक्ट कर दे रही है कोई चीज़, तो हैवी है, अच्छा खासा मास है, तो डेंसिटी अच्छी खासी है उसकी, तो ये माना गया कि देयर इज़ अ हाईली डेंस्ड पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ एटम। ये माना गया कि एटम के बीच में कुछ तो ऐसा है जो हाईली डेंस्ड पॉजिटिव चार्ज है, जिसने अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दिया, डिफ्लेक्ट किया, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आई बात? तो दैट मीन्स सेंटर में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सेंटर में कुछ तो ऐसा बहुत ज़्यादा हाईली डेंस्ड पॉजिटिव चार्ज है जो डिफ्लेक्ट कर पा रहा है अल्फा पार्टिकल को। अदरवाइज अगर नेगेटिव चार्ज होता है, अट्रैक्ट कर लेता, लाइट चीज़ होती, डेंसिटी कम होती, तो इसका मतलब क्या है, वो अब आप बहुत भारी हो और जो आपको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बहुत हल्का है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो साइड हो जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, डिफ्लेक्ट आपका अल्फा पार्टिकल ही हो रहा है। दैट मीन्स उसके पास मास, डेंसिटी सब कुछ है, ताकि वो अल्फा पार्टिकल को हिला दे रहा है। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट था, 20,000 ऑब्जर्वेशंस क्या थी आपकी? 20,000 में से एक ऐसा है जो क्या करता है बच्चों, अपने 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी 20,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, 20,000 बार आपने ट्राई करा, उनमें से एक, दैट मीन्स बिल्कुल सेंटर में हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए। और जितना ज़्यादा आपके सैंपल साइज बढ़ गया, 20,000 की जगह 40,000 होता तो और ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, परफेक्ट हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ रहा है मेरे को। दैट मीन्स जो आप पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हो ना, वो एटम के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो ये बोला गया कि रेडियस ऑफ एटम 10 की 10 की पावर -10 की रेंज में होती है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये जो टर्म न्यूक्लियस था ये किसने दिया था बच्चों? रदरफोर्ड साहब ने ही दिया था। ठीक है, तो न्यूक्लियस का उन्होंने बोला कि ये 10 की पावर -15 मीटर होती है। तो आप बोलोगे अच्छा बस -5 का डिफरेंस। क्यों हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे कि -5 का डिफरेंस कितना है, वो भी जब पावर पहले से -10 हो। ओके, आपको ये समझाने के लिए बस इतना बता दूं कि वेट ऑफ यूनिवर्स जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 54 के रेंज में, समझ रहे हो?
और जब पहले से आपकी चीज़ -10 है तो उस पर -11 होना और ज़्यादा छोटा हो जाता है उससे। ये अगर आपको विजुअलाइज़ कराना चाहूँ तो कैसे विजुअलाइज़ कर सकते हैं बच्चों, आप क्या करो, वो गाय होता है ना, गाय खूंटा बांधते उस पर, है ना, और जितनी लंबी उसकी रस्सी होगी उतने ही बड़े सर्कल में घूम सकता है। तो अगर मान लो कि 10 मीटर की रस्सी है तो 10 मीटर का सर्कल बनाएगा। तो आप एक काम करो, अपने हाथ में एक रस्सी ले लो, कितनी लंबी, 5 किलोमीटर लंबी, और बीच में खूंटा मान लो और बिल्कुल एज पे चले जाओ। जब 5 किलोमीटर पहुंच गया आप और पूरा चक्कर काट लो तो आप एक सर्कल कितना बड़ा बनाओगे, 5 किलोमीटर का। अगर 5 किलोमीटर का सर्कल है जिसका रेडियस 5 किलोमीटर है, तो अगर सेंटर में जहाँ पे खूंटे को हटा के क्रिकेट बॉल डाल दो ना, तो अगर वो बड़ा वाला सर्कल जो आपने घूम के बनाया वो एटम होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस इतना ज़्यादा छोटा होता है बच्चों। समझ में आई बात? दैट मीन्स 5 किलोमीटर के सर्कल के लिए अगर सेंटर पे क्रिकेट बॉल डाल दूँ तो बिल्कुल वही एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस उतना ही छोटा होता है। और आपके नॉलेज के लिए, अगर आप मास की बात करते हो एटम के, तो दैट इज़ न्यूक्लियस प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है। ओके, लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के बराबर होता है। दैट मीन्स 5 किलोमीटर का अगर रेडियस का एटम है तो उसके सेंटर में क्रिकेट बॉल, उसके न्यूक्लियस और सारा का सारा मास, आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, तो सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में। इसीलिए बिल्कुल परफेक्ट सेंटर पे हिट करने पे 180 डिग्री और उसके आसपास जाने पे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ऑब्जर्वेशंस क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो फाइनली रदरफोर्ड ने अपना जब मॉडल प्रेजेंट किया तो क्या क्या बताई, ठीक है। तो उन्होंने बताया प्रपोज्ड मॉडल क्या है, उनका प्रपोज्ड मॉडल क्या था। तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई कि आपने देखो क्या बोला कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ओके, दैट मीन्स एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस जिसकी साइज क्या होती है, हुज साइज इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू एटम। एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई, अच्छा एक जो सही चीज़ बताई थी जो थॉमसन के मॉडल में हमने देखा था कि थॉमसन ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात कही थी, और ये एक्सपेरिमेंट करने से ये नहीं प्रूव कर सकता कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था कि नहीं था। ओके, तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कल में रिवॉल्व करता है, जैसा आप फैमिलियर हो। ओके, जैसे ये हो गया आपका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, तो इससे जुड़े हुए रहते हैं। तो बच्चों ये था रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल, बहुत सिंपल था। तो आई होप मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया होगा इस इन्फॉर्मेशन में। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता थी, बट जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होता है कि क्या सोर्स था अल्फा पार्टिकल का, आप कैसे विजुअलाइज करोगे कि वो कितनी छोटी साइज़ थी, जो उन्होंने कितनी कम विड्थ की गोल्ड फॉयल लिया था, उन्होंने गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया था, तो ये सारी चीज़ें। देन कैसे आप विजुअलाइज करते हो कि 10 की पावर -10, 10 की पावर -15 में कितना डिफरेंस होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको इससे आसानी से चीज़ों को आप याद कर पाते हो अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो चीज़ों को। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आगे बहुत सारे टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय बाय।